अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। सत वालेकुम श्री सलाम अकाल। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने ये टॉपिक रखा था, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर एंड चॉकलेट ट्रीटमेंट। क्योंकि मैंने या एक पोस्ट देखी थी किसी डॉक्टर की, तो उन्होंने लिखा था कि कोको जो है वो बहुत फायदेमंद है हार्ट के लिए। तो मैंने ये मैसेज भेजा था डॉक्टर करीम को कि ये आप हमें समझाएं। उन्होंने कहा ये ऐसे मैसेज में नहीं समझा सकते, इसके लिए बातचीत अच्छा। करनी होगी। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर करीम, आप आए, अपना ओके, वेलकम। मसरूफियत से निकाला। तो थोड़ा सा आप बताइएगा कि हम लोग ये जो चॉकलेट की इतनी बात होती रहती है पूरी दुनिया में, और अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ककाओ सेरेमनीज वगैरह हो रही हैं। तो इसका क्या रिलेशनशिप है हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर और कॉफी से? अ, कैसे, कहाँ से शुरू करें इसको? हाँ, शुरू करेंगे। जी। देखिए, आपने इसमें बताया है कि कार्डियक डिजीज, ब्लड प्रेशर हम्म। एंड चॉकलेट। जी जी। चॉकलेट का मतलब मैं समझा नहीं। चॉकलेट तो अब यहाँ के वर्ल्ड में चॉकलेट, हर चीज चॉकलेट ही हो जाती है कि वो उसको चॉकलेट के फॉर्म में बना दिया। तो उसमें उसमें कभी कभी तो चॉकलेट बहुत कम होती है और जंक चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, शुगर बहुत हाई होती है। या फिर वो उसके प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले होते हैं। लेकिन कुछ बहुत हाई एंडेड चॉकलेट्स भी मिलती हैं जो कि सिर्फ उसमें कोको बटर, कोको होती है, और शायद एक और इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। तो 80% कहते हैं कोको है उसमें, कभी 70% कोको बताते हैं। तो इससे पहले कि हम आपसे लेक्चर सुने, हम यहाँ पे हमारे पास दो लोग और माशाल्लाह ऑडियंस में हैं, उनके ख्यालात और उनके सवाल भी पूछ लें ताकि हमारा डिस्कशन उस हिसाब से हो। तो मुजीब साहब अस्सलाम वालेकुम, अदनान अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बताएं आपकी क्या इंटरेस्ट वालेकुम है सलाम। इस सेशन में आने का, मुजीब। वालेकुम सलाम सारा। आई जस्ट जॉइंड, आई जस्ट केम, तो मुझे वो इंट्रोडक्शन मेरा मिस हो गया जो तुमने किया था। तो बस बिल्कुल अभी एक लम्हा पहले मैंने ज्वाइन किया है। हम्म। तो टॉपिक जो है वो आज ब्लड प्रेशर के ऊपर गालिबन करीम साहब हम लोगों को बताने वाले हैं, जो कि हम्म। बहुत कॉमन चीज़ है। और हम लोगों को शायद उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है हम्म। जितनी होनी चाहिए। और उससे बचने के और उससे यानी जूझने के जो तरीक़ेकार हैं, वो हम इंटरेस्टेड हैं जानने के कि भाई क्या उसमें हम्म। होना चाहिए। हाँ, तो हम लोगों ने उसमें ये कॉल की शुरुआत इसी से हुई कि लोगों को इंटरेस्ट आया पता करने में कि कोको, कॉफी, चॉकलेट, ये सब चीजें आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड, तो जैसे साइंस में नई नई रिसर्च होती रहती है, तो अब एकदम से आजकल कॉफी या चॉकलेट के ऊपर शुरू हो गया है कि बहुत फायदेमंद है, कभी कहते हैं बहुत नुकसानदेह है। तो मैंने ये हम्म। डॉक्टर करीम से पूछा कि भाई ये बताइए असल है क्या चीज़, ये कॉफ़ी पिए कि ना पिए, कैसे पिए, क्या होना चाहिए। फिर हॉट चॉकलेट अब तो बहुत ज़्यादा राइज हो गई है, कैफ़ेज बन गए हैं। मैं तो हिंदुस्तान में देखती हूँ 200 250 रुपए का इतना बड़ा कप मिलता है आपको हॉट चॉकलेट का। तो ये हम लोग पूछना चाह रहे थे। तो अदनान, आपके क्या सवाल हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है? जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर करीम एंड मुजीब। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। वालेकुम या सलाम। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, वो तो इज अ टॉपिक du jour, topic of the day. And treating it with chocolate and coffee, now that's something that's very interesting. That's is it a fad? Is it fashionable? और या कोई आपके पास हिकमत में और नेचुरोपैथी में और आयुर्वेदा में कुछ ऐसा चीज आपको आपके पास है जो सदियों से आ रही है, ट्रीटमेंट होता रहा है? कि ऐसे पहले एक समय में था कि एक कप रेड वाइन, यानी कि एक दारू का कप पियो आप रोज, तो आपका दिल के लिए बहुत अच्छा होगा। तो लोग पीने लगे, इवन मुसलमान लोग पीने लगे। डॉक्टर ने कहा है कि आप पियो। यहाँ पर अमेरिका में, कनाडा में फिर बात आया गया, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया,
ये तो फैशनेबल था एंड इट्स एक्चुअली वेरी बैड फॉर योर हार्ट। तो अब असलियत बात क्या है जो ज्ञान में है, मतलब जो पिछले सदियों से आ रही है, जो आपके पास है नॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक नॉलेज, हिकमत नॉलेज, उसमें कुछ ऐसा चीज है जो चॉकलेट से एंड कॉफी। असली चॉकलेट, जैसे सारा कह रही है ना, सारा चॉकलेट कैन बी full of sugar and no chocolate, it just looks like chocolate, to actual chocolate and actual coffee. So agar us type of, that's very interesting for me because of course as we all age and I have my father with heart disease and high blood pressure, sometimes his blood pressure is not high but heart disease, तो उनको अगर मैं कॉफी दूं उनके लिए नुकसान होगा, और अगर चॉकलेट थोड़ी खिला दी उनके लिए नुकसान होगा। So I'd be very curious to understand that connection between chocolate and coffee and heart disease and blood pressure. Thank you. ओके, तो हमें शुरू करेंगे जी विथ ब्लड प्रेशर। आई थिंक दैट इज बेटर। ठीक है, ठीक, चॉकलेट के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, ब्लड का Sorry, so प्रेशर। doctor, you're saving the best for last. Chocolate is the best, so you're saving that for last. नो नो, आई विल एक्सप्लेन लेटर द फाइनल या फाइनल डिस्कशन। हाँ इट विल बिल्कुल बी सही। बेटर। हाँ जी, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा है, शुरुआत हम करें, समझें तो ब्लड प्रेशर है क्या, क्यों हो रहा है लोगों को, और बढ़ता क्यों जा रहा है, और अच्छा अच्छा। उसका कैसे ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। हाँ, देखिए, ब्लड का प्रेशर है। ब्लड ब्लड तो एक नॉर्मल प्रेशर तो होता है क्योंकि ये हार्ट का काम है। हार्ट को किस वक्त इस प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। गॉड हैज गिवन द इंफॉर्मेशन टू द हार्ट, ये ब्लड का प्रेशर कैसे होना, कब तक, किस हद में होना है। इस लिहाज से वो करता रहता है। मगर ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग अगर भर गया तो हार्ट को प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। वाई दिस? ये तो हमें बचाने के लिए। अगर ये हार्ट इस वक्त रगों के अंदर के ये क्लॉटिंग अगर आ गया तो हार्ट नॉर्मल प्रेशर करने से सर तक और तलवन तक ये ब्लड नहीं पहुंच सकता। तो हार्ट को ये करना ही पड़ेगा। दैट इज इंस्ट्रक्शन गॉड फ्रॉम द गॉड। तो ये ब्लड का प्रेशर हार्ट क्यों बढ़ाता है? हमें बचाने के वास्ते, समझिए। और मुझे कुछ टेंशन आ गया तो मेरे रेगे सुकड़ जाते हैं। उधर भी हार्ट को प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। डर के मारे कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, घरों में ऐसे होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, तो भी हार्ट को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टू सेव एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। सही। और तो सिर्फ ब्लड मियाँ भी, सॉरी, सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, आजकल जो एपिडेमिक हो गई है वो ये कि क्योंकि हम लोग ऑफिस स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर बन गया है, और आदमी सही। दिन भर अंदर उन्हीं लोगों के साथ जैसे जद्दोजहद में लगा हुआ है, तो ज्यादातर टेंशन तो इंसान का इस वक्त अपने वर्क प्लेस में गुजर रहा है, जो टेंशन फिर आदमी लेके घर आ जाता है। और पूरा दिन जैसे आप कह रहे हैं कि वो आप टेंशन में हैं, आपको ये रिपोर्ट भेजनी है, वो उसने ये कह दिया, वो तो दिन भर इसका मतलब आदमी जो है वो उसकी वो रगें सुकड़ रही हैं। सही। सही। तो उधर हमें बचाना चाहिए ना। दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांड कंपनी, दैट इज इन अदर वर्ड्स गॉड। तो दुनिया दुनिया की लाइफ जो है जिगजैग, ऊपर नीचे ऐसे होता है। तो उधर जैसा कि एक कार में, एक मोटर कार में गियर की जरूरत है, उसी तरह बॉडी में प्रेशर बढ़ना गिरना होता जरूरी होती। तो नीड नॉट वरी अबाउट द हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर पर। दिस इज वन थिंग। द नंबर टू, ये ऐसे सिचुएशन ब्लॉक क्लॉटिंग रेगों के अंदर क्यों होता है, इसकी 3 रीजंस। नंबर वन, कुक्ड फूड आफ्टर 2 hours। कुक्ड फूड
इज ऑलरेडी कुक्ड फूड इज डेड फूड। तो 2 घंटे के अंदर के बाद इसमें फंगस आएगा। इस फंगस के साथ डेली हम खाते रहे या रीहीट करते खाते रहे तो ये फंगस बॉडी के अंदर जाएगा, ब्लड वेसल में वो क्लॉटिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अवॉइड दी स्टेल फूड। 1 मिनट। The second thing, oil and ghee. Basically, these oils and ghee are not basic food. Basic food is the soil produced food. तो आप कोकोनट खाइए, नो इश्यू। तिल खाइए, नो इश्यू। या फली खाइए, या ओलिव के दाने खाइए, बीज खाइए, नो इश्यू, क्योंकि वो नेचुरली सॉइल प्रोड्यूस है। ऑयल कहाँ से मिल गया? एडिबल चीजों से हमने चुन के ले लिया है। तो इट इज नॉट ए होलसम फूड, इट इज ए पार्शियल फूड। तो पार्शियल फूड को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए इफ पॉसिबल इट इज बेटर टू अवॉइड टोटल ऑयल एंड घी। अदरवाइज वी कैन हैव लिटिल बिट ऑयल इफ इट इज ओरिजिनल ऑर्गेनिक। तो 2 रीजन हो गया। द थर्ड रीजन of this high blood pressure, cooked food at night time। नाइट में सूरज के डूबने के बाद खाना नहीं चाहिए, कभी न खाना है। अगर खाना है तो इन बिटवीन मगरिबन इशा, यानी सूर्य के डूबने के 1-2 घंटे के अंदर थोड़ा फ्रूट्स या सैलड्स या जूसेस खा सकते हैं। इट विल टेक ओनली 2 or 3 hours टू डाइजेस्ट। तो सोते वक्त पेट खाली होना है। नहीं तो पूरे पकाई हुई चीजें खा के पेट भर खा के सोने से क्या होता है, इसका भी प्रेशर हार्ट पे होता है, रगों पे होता है। इन 3 चीजों से आप दूर रहे तो आपका बीपी कभी ऊपर नहीं जाएगा। और फिर टेंशन से हमेशा दूर रहना जरूरी है, वो अलग बात। तो ये तो जो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आजकल तो आ, मेरे ख्याल में तो 99% लोग इनमें से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे जैसे ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती जा रही है, तो खाना हम हमारे घरों में फ्रिज है। हम लोग ज़्यादातर यहाँ, मुझे तो पता नहीं इंडिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं, हम ही खाना पकाते हैं, हम ही ग्रोसरी लाते हैं, हम ही धोते हैं। तो हम लोग हफ्ते में 1-2 दिन खाना पका के और फ्रिज में रख देते हैं। तो लेकिन हर आदमी को तो नहीं हार्ट की प्रॉब्लम है। जैसे मैं, मुझे पता है, मुझे कोई ब्लड प्रेशर इश्यूज नहीं है, ना मैं कोई दवा लेती हूँ उसकी, और ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। अ, तो पहले तो अब इसी इसी मुद्दे पे हम क्यों ना ऑडियंस से पूछें, इनके दिमाग में अभी तक जो हमने बात सुनी है उसमें क्या सवाल उठ रहे हैं आप लोगों के दिमाग में। आप लोग कोई भी अपना अनम्यूट करके आप पूछे अभी तक जो कुछ डॉक्टर करीम ने बोला है कि हमारे हाँ, अदनान को सवाल है, बोलिए अदनान। तो थैंक यू। आपकी आई जस्ट वांट टू मेक श्योर हमने समझा सही। आपने कहा ब्लड प्रेशर इज प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है पीछे उसके। तो हाई ब्लड प्रेशर के वो उसके हमको वरी नहीं होना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और फिर हाँ, ये खाने का जो हम लोग करते हैं, कुक्ड फूड इज डेड फूड। आई एम समझ गया। बट जैसे अब सारा कह रही है, अब एक वक्त का खाना हम लोग नहीं पकाते हैं, मल्टीपल खाने, मल्टीपल टाइम खाने पकाते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, फिर रीहीट करके खाते हैं। तो उसका थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए आप। उसमें क्या मसले क्या हैं उसमें, कैसे उसको, अगर अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमने ज़्यादा पका लिया फिर छोटे छोटे करके फिर रीहीट करके खाया बाद में, जैसे अपने का बासी खाना खाते हैं, तो
उसके other than stopping to do that, because यहाँ के lifestyle में sometimes it's needed to do that and you cannot stop it. तो उससे कैसे हम not antidote but how to best do that so that we have least harm to ourselves. अच्छा, एक एक चीज हाँ मैं उसमें जरा सी सारा एक चीज मैं एक सवाल में ये ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत जेनरिक स्टेटमेंट करीम साहब ने दिया कि स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये जो है ये हमारी जिंदगी का इंटीग्रल हिस्सा है। स्ट्रेस आजकल की जिंदगी जो प्रोफेशनल या सोशल प्रेशर्स हैं, तो उसको किस तरीके से हमको फेस करना है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हाउ डज व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस बीइंग रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमें जानने के लिए। सो आई वुड ऐड टू अदनान्स क्वेश्चन कि ये हम लोग कैसे, मतलब क्या चीज स्ट्रेस बस्टिंग हो सकती है हम लोग की जिंदगी में, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेसेस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं जो 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 जिंदगी हम जी रहे हैं आजकल। बिल्कुल सही। तो आई थिंक जो सवाल यहाँ हो उठ रहे हैं डॉक्टर करीम, वो ये कि एक तो हमको पता चल गया गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है कि हम फ्रेश फूड खाएं और रात को देर में ना खाएं खाना, और अगर खाएं तो मोस्टली अनकुक्ड खाएं। और दूसरा ये कि स्ट्रेस हम कोशिश करें कि ऐसा लाइफस्टाइल ना हो जिसमें कि हमें कांस्टेंट ये फाइट और फ्लाइट और जो वो बहस हो रही है वो ना करें। ये तो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते में ही अगर हम हार्ट डिजीज से खत्म हो गए तो क्या करें? तो अभी अगर हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं और जो आप बता रहे हैं वो 10वीं स्टोरी पर है, तो स्टेप 1 2 3 क्या होना चाहिए जो कि हम लोगों को एटलीस्ट उस रास्ते पे चलना तो शुरू करें? क्योंकि अभी तो देख के ये लग रहा है कि अरे अगर हमने सिर्फ पका हुआ खाना खा रहे हैं तो हमारे तो कोई हो ही नहीं सकता। तो देन लॉट ऑफ पीपल जस्ट गिव अप ना कि हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो थोड़ा आप हमें उसको ग्रेड 1 पे बताइए। इसमें दो दो कंसर्न्स के बारे में बताने हैं। नंबर वन, तो मुजीब भाई ने जो बताया है, स्ट्रेस से कैसे है छुटकारा मिलेंगे, आराम मिलेंगे। तो इसके लिए चाहिए ओनली वन थिंग, दैट इज बिलीव इन द गॉड। तो बिलीव, जो भी हो दुनिया में, जो भी हो जाए जिंदगी में, जो भी आफत जो भी हो, हम पॉजिटिव समझना चाहिए। ये इसकी कमी से, या हमारे पास इस ईमान डेप्थ तक नहीं गया है। वो सिर्फ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, आई एम सेइंग ऑलवेज, एनी एनी मजहब के, उनको एक जो कुछ हुआ हुआ है, हुआ कर्म से तेरे, जो कुछ होगा तेरे कर्म से होगे होगा। हम क्या है, जो कोई काम हमसे होगा, ऐसा एक सोच होना है। आपको ऑफिस में काम करना है, दैट इज योर ड्यूटी, एंड वहां ट्रस्ट तो होता रहेगा। ट्रस्ट के बगैर कैसे? तो एक शादी के बाद स्ट्रेस है, शादी होने से पहले स्ट्रेस है, हमेशा यही होता है। उससे कुछ न होने वाला है। मगर इन ऐसे सिचुएशन को हम पॉजिटिव में चेंज करना है। ये उस पर उधर क्या होता है, हम टेंशन से हमारे रेगे सुगड़ जाते हैं, तो हार्ट को इस पर ज्यादा भार पड़ता है और ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है। इससे कुछ न होने वाला है। प्रेशर होने दो, ब्लड प्रेशर बढ़ने दो। किसने हमें सिखाया ये ब्लड प्रेशर आफत है, डेंजरस है? इसी इसी सिखाई से ऐसे सवाल आते हैं। मैं आई एम 73 नाउ। आई डिडंट चेक माई BP level till the date, till today. I don't know what is my sugar level, cholesterol level, what is my BP level, if there is any kind of problem inside the body. I need not to know. तो मुझे क्या चाहिए?
बगैर दिक्कत के आगे जाना है, बस खत्म। आप हर हफ्ते में, हर महीने में जाके होल बॉडी मेडिकल चेकअप करते रहो, बीपी चेकअप करते हो रहो। एक मशीन हाथ में फिक्स करते रहो तो हमेशा टेंशन में रहना पड़ेगा। ये तो आपने अब इस कॉल पे मेरे ख्याल में कुछ लोग साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, I, और I love it. ये बहुत बहुत सॉरी इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, आई लव ये, आपने ये बात सही कही कि कॉन्स्टेंटली देखते जाओ कि हमारा बीपी अब आपने हमसे ऐसे बात की तो हमारा बीपी ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, उसी में हम टेंशन में मर जाएगा। ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये हम अपना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, हम तो एनुअल चेकअप वगैरह कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुत रेयर लोगों में हैं। लेकिन हमारा बेटा जो है वो अब 21 ईयर्स का है, और वो एथलीट है, प्रोफेशनल एथलीट है। और उसने वो लगा रखी है यहाँ पे वो घड़ी। और जब से उसने घड़ी लगाई है तब से मुझे तो लगता है उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली गई, क्योंकि एक बार उसने रेस किया और वो आके बोला कि वो मैं उसमें वो कर रहा था और मैंने देखा मेरा हार्ट रेट इतना बढ़ गया था। उसके बाद मैं स्लो हो गया, तो मैंने कहा देखा ही क्यों तुमने? तो जितना कोशिश कर सकते थे उतना कोशिश तो करते तुम, हार्ट रेट उसके ऊपर देख कर तुमने अपनी कोशिश कम कर ली। तो ये जो कांस्टेंट चेकिंग है, ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें लोगों के पास सवाल बहुत होंगे। तो मुझीब, आप बताइए आपका क्या सवाल है। हाँ, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो अभी फिलहाल एक पैमाना चल रहा है 120/80 का, तो इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेशन हमको चाहिए। अच्छा, आपने एक जनरल रूल हमें यह बताया है कि जब तक कि आपके पास ट्रिगरिंग सिग्नल्स नहीं हो, चाहे वो ब्लड शुगर का हो या हाइपरटेंशन का हो, तो इसमें कौन सा ट्रिगरिंग सिग्नल है जिसके ऊपर अगर आपके जिस्म महसूस कर रहा है, तब आपको उसका एक मतलब वो लेना है, उसका नोटिस लेना है और उसके बारे में कुछ करना है। अक्सर ऐसा हाँ होता है कि बहुत सर में भारीपन होता है, और लगता है जिस्म को लगता है कि एक धमक सी, सर के अंदर एक धमक हो रही है, चेहरा लाल हो जाता है। तो जो सिम्टम्स हमें बताए जाते हैं, तो वो क्या पैमाना है जिस पैमाने पर पहुंचने के बाद हमें लगे कि भाई ये अलार्म है, और उसको इंस्टेंट हमें किस तरीके से हैंडल करना है? एक और सवाल पूछ लें पहले हारून का, उसके बाद आप सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा। जी हारून, आप पूछिए। आप म्यूटेड हैं हारून। हारून, आप अभी भी म्यूटेड हैं। हाँ, अब बोलिए। Actually, I'm from Delhi. Hello. हाँ बोलिए, जी हाँ, आवाज आ रही है I'm आपकी। जी from हाँ, Delhi, बोलिए। and I was diagnosed diabetic in 2010, and since then I'm taking medicines. Now I'm on insulin. My question is, what Mujib bhai has asked, my question is same. बट जो हमारे यहाँ तो डॉक्टर रेगुलर कहते हैं कि आपको हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आपको दिखाना ही है, आपको रूटीन चेकअप कराने ही हैं। अदरवाइज तो जो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं तो ये उससे तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बिल्कुल। तो जी बोलूं? हाँ, वो तो आपका सवाल इसमें ये है कि मतलब आपके दिमाग में क्या सवाल आया डॉक्टर करीम का ये मेरा सजेशन सवाल ये लेकर? आया कि क्या आइदर मतलब ये, हाँ, मतलब दो में से कोई एक चीज ठीक हो सकती है ना, या देखिए, दोनों ही सही मेरे हैं? या जी मैं डॉक्टर बताता हूँ। करीम, हाँ। हारून साहब के लिए जवाब पहले देता हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन तो होता रहेगा। देर आर वेरी मेनी स्ट्रीम ऑफ मेडिकल स्ट्रीम्स, ये एलोपैथी वन अमंग दम। आयुर्वेदा आयु आयुर्वेदा के नजरिया और एलोपैथी का नजरिया अलग अलग है। होम्योपैथी का और एक अलग है, नेचुरोपैथी का और भी अलग है। कॉन्ट्रडिक्शन तो होता है। आप कभी ये न सोचना है सिर्फ ये एलोपैथी इज द फॉरमोस्ट एंड फाइनल वर्ड। ओके। एलोपैथी वन अमंग दम।
we should not be against the allopathy. Allopathy treatment is only for the emergency casualty purposes. Other diseases Perfect. can be cured without medicine. And regarding your question for your insulin intake and गोली ये शुगर के बारे में, इस पर इधर मैं बात नहीं करता हूं, मगर समझना ये है कि बॉडी कैन हील इटसेल्फ. बॉडी के अंदर जिसने इसको पैदा किया है, इसके अंदर डॉक्टर को रखा है, सर्जन को रखा है, दवाइयां, सारी बीमारियों की दवाइयां इसके अंदर है, इसके अंदर मेडिकल लेबोरेटरीज भी है. तो इसको फाइंड आउट करना, उस पर गौर व फिक्र करने से समझ में आ जाएगा. Naturopathy is the most modern medical science. Came from the US 175 years before. So treating the diseases without medicine. So this is why we say this is the foremost stream, because treating diseases without medicine. Other streams are treating the diseases with medicine. Writing the letters is already outdated. Now, without writing letters, we send messages. So we follow that one. Why can't we follow? Why didn't we understand what is naturopathy? Because there are some hidden agendas of medical industry. That this thing we can explain later if possible. Come to the सवालात का हमारे मुजीब अख्तर साहब का, ये बीपी के सिम्टम क्या होता है, ये है आपका एक सवाल. स्ट्रेस में क्या होता भी पूछा होगा. स्ट्रेस में रेगे सुकड़ जाते हैं तो हार्ट के ऊपर उसका भार पड़ता है, तो इस वजह से ज्यादा प्रेशर से ब्लड को बॉडी में पहुंचाने की जरूरत है. वो करता रहेगा. तो इसके सिम्टम क्या है? बीपी बढ़ गया तो 3 symptoms, only 3 symptoms. Number 1, heaviness on the chest. Number 2, गले के बैक साइड, neck back side heavy pain and headache with heaviness. इनमें से एक है तो your BP is high. No need to check up. चेकअप तो करिए, मगर हम चेकअप नहीं करने वाले हैं. That is body says. तो उधर क्या करना चाहिए? उधर नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट्स है कई मेथड से. तो जहां तक हो सके हम दवाइयों से दूर रहना चाहिए. इट इज द स्लोगन ऑफ द मॉडर्न मेडिकल साइंस. दे से जॉर्ज जॉसवेल, व्हाट ही सेज, one of the first duties of a physician is to educate the masses, not to take medicine. So the ethics of the modern medical science, we support it. But here, in the whole world, these ethics are violated. This is the problem. एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि डॉक्टर करीम, अगर इन दवाओं से लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा होता तो हार्ट डिजीज का आप जो ट्रेजेक्ट्री देखिए तो वो बढ़ती ही जा रही है. जितनी मेडिसिन लोग ले रहे हैं, और आप 1970 से लेके 2025 तक देख लें तो परसेंटेज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, percentage of people dying with heart disease after taking medications, तो वो ऐसे स्काईरॉकेट हो गया है. तो ये हम क्यों नहीं सोचते कि ये दवाएं अगर लेके हम ठीक हो जाते तो दवाएं हम जिंदगी भर क्यों लेनी पड़ रही हैं. तो मुजीब और हारून के पास फिर से सवाल हैं, तो जी मुजीब आप बोलें पहले. जी, मैं ये पूछ रहा था, डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स तो बता दिए कि ये गले में, गर्दन में दर्द होगा या सर में, ये तो हमें पता ही है, हम महसूस करते हैं, लेकिन उसको फिर कैसे टैकल कैसे करना है इंस्टेंटली अगर आप इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं. आई एम आस्किंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म रिलीफ
फ्रॉम दीज सिम्टम्स, कि मुझे लग रहा है, मुझे महसूस होता है कभी कभी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सर में दर्द होता है, और जो उन्होंने बताया कि गर्दन के पीछे से और उसमें दर्द होता है, तो इंस्टेंटली मुझे क्या करना है? अच्छा, दूसरा सवाल ये समीना पूछेंगी, इनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा भी क्वेश्चन यही है कि जैसे अभी तो ये बीपी का हुआ, डॉक्टर साहब ने बताया, सिम्टम्स बताए, लेकिन इमीडिएटली इसको कैसे हमें हैंडल करना है? एक तो क्वेश्चन यही, जैसे मुजीब ने पूछा। सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है कि सेम विद शुगर, मतलब अगर एकदम से आपकी शुगर हाई हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कभी हम लोग दावत वगैरह में चले जाते हैं, नहीं अवॉइड कर सकते, आपकी शुगर हाई हो गई, तो इमीडिएटली उसको आप कैसे कंट्रोल में करेंगे, वो मुझे पूछना है। इंस्टेंट रिलीफ आपको चाहिए तो आप गोली खाना ही पड़ेगा। आप दोनों के सवाल के जवाब यही है। इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप गोली, एक कुछ गोली पॉकेट में रखिए। हमारे पास ट्रीटमेंट कुछ और है, वो बताना है तो मैं बता देता हूँ। वो इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। गुनगुने पानी में दोनों पैर डुबा के रखो तो इमीडिएटली बीपी नॉर्मल आ जाएगा। या वेट पैक, नॉर्मल पानी में वेट पैक सर पे पूरा, जैसा कि हमारे सिख लोगों के मामा है ना, उसी तरह वेट पैक करे तो भी विद इन फ्यू मिनट्स बीपी नॉर्मल आ जाएगा। वो अपने मैडम ने, जो सिस्टर ने कहा दावत में जाके तो उधर ये करना मुश्किल होगा, मगर दावत में हमेशा बीपी बढ़ेगा, क्योंकि कैटरिंग वालों का ये फटे पुराने और जहर वाले खाने खाने से बीपी हमेशा बढ़ता रहेगा। तो डॉक्टर करीम, ऐसा क्यों नहीं? इंस्टेंट रिलीफ तो हमें पता ही है कि हमारे पास कहाँ है। अगर आपको फौरन फौरन चाहिए, आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। अगर फौरन फौरन आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो इमरजेंसी के लिए तो एलोपैथी बेस्ट है। लेकिन जो डॉक्टर करीम बता रहे हैं कि हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा बदलना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमें ये इमरजेंसी रिलीफ की ज़रूरत ना पड़े। तो नेचुरोपैथी हाँ, का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम सही। कुछ चीज़ें, मतलब 70-80% ऑफ आवर टाइम जो हम खाते हैं, जैसे हम जीते हैं, उसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तभी कोई बदलाव आएगा। लेकिन अगर हम ये सोचते रहें कि जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें और उसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज और ये ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि every system is designed to produce the results it's already producing। तो अगर आपका सिस्टम आज, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो डॉक्टर करीम कह रहे हैं वो आप अपना सिस्टम को देखिए कि वो सिस्टम जो है वो आपकी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए हो रही है, इसलिए नहीं हो रही कि आपकी बॉडी में कोई फ्लॉ है। अगर आप अपना सिस्टम थोड़ा सा हटा दें, और वही हम डॉक्टर करीम से पूछ रहे थे कि कोई आदमी अगर अभी खाना हफ्ते में एक दो बार ही पका के फ्रिज में फ्रीजर में रख देता है, उसको हम फिर से गर्म करते हैं, तो उसको हम रोज रोज खाना पकाना हमारे लिए अभी इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कुछ मिटिगेटिंग स्टेप्स हम ले सकते हैं। जो अभी तक मुझे समझ में आया, मैंने हेल्थ कोचिंग से थोड़ा सा ये सीखा है, वो ये कि ठीक है, मैं रोज रोज खाना नहीं पका सकती हूँ, लेकिन मैं हर खाने के साथ कोई चीज फ्रेश और अनकुक्ड अगर लेती रहूं, तो इज दैट अ गुड आइडिया? लेकिन एंड देन व्हाट एल्स कैन आई डू दैट इज पॉसिबल एट दिस स्टेज? तो सही आपने फरमाया। देखिए, एक प्रोवर्ब है ना, इफ देर इज ए विल देर इज ए वे। मेरे कई पेशेंट, हजारों पेशेंट है, दुनिया भर में है। आपके कनाडा में है, यूएस में है, इटली जर्मनी में है। वो नॉर्मली वो हमारे ट्रीटमेंट के बाद 2 टाइम खाते हैं। तो मॉर्निंग पका के कुकड फूड खा के वो जाएंगे ऑफिस में या स्कूल में, कॉलेज में। इवनिंग में वापस आने तक वो फ्रूट अनकुकड में, फ्रूट जूसेस में रहेंगे। शाम को घर पहुंच के पका के फौरन खाएंगे। दिस इज आइडियल फूड स्टाइल, डाइटरी गाइडलाइन। एंड मोर ओवर, दे फॉलो अवर फास्टिंग ऑल्सो, whoever he may be.
मंडे थर्सडे मुसलमानों को, हिंदुओं को, जूइश को, क्रिश्चियंस को मंडे थर्सडे फास्टिंग है। मगर हमारी बात क्या है, हमारे फास्टिंग डेज आर हमारे फीस्टिंग डेज, दैट इज द प्रॉब्लम। तो एक हफ्ते में एक दिन टोटल अनकुक्ड ऐसे रहिए आप, तीनों औकात फ्रूट्स या सैलड्स में रहिए। तो मेंटेनेंस तो होना है ना। और ये भी ध्यान में रखना है, हमेशा हम खाना खाना के ये ख्याल आने पर बिरयानी, चिकन, मटन, पराठा ये सब सोच आ जाता है। फ्रूट्स पर हमारे नजर क्यों नहीं पड़ते? बेसिक फूड इज द अनकुक्ड फ्रूट्स, मीठा वाला। मगर हमेशा हम पका के खाना इसी सोच में है। दुनिया में एक ही जानदार है जो पका के खाने वाले, वो इंसान है। दीगर जानदार सब अनकुक्ड खाते हैं, वहां बीमारी भी नहीं का, कुछ कंसर्न्स भी नहीं, ना डॉक्टर, नो सर्जरी, नथिंग। तो वहां तक न जाइए। मिनिमम 2 टाइम कुक्ड फूड फ्रेश, अदर टाइम्स अनकुक्ड, तो ही किसी कंप्लेन के बगैर आपको आगे जा सकते हैं। एक और बात दिल में ये होना है, एक डीजल कार में आप लोग कभी पेट्रोल नहीं डालेंगे। डीजल कार के लिए जो ईंधन देना है वही ईंधन देना है। हमारे बॉडी भी एक कार है, क्रिएटेड बाय दी गॉड। तो इसमें कौन सी चीज डालना है? वो सॉइल प्रोड्यूस्ड फूड है, सॉइल प्रोड्यूस्ड फूड। तो अपने शुरू शुरू में मैं लास्ट में बताए आपके चॉकलेट और कॉफी के बारे में आप सोच रहे हैं, बताकर वो सॉइल प्रोड्यूस फूड नहीं, ये है बात। ओके, बोलिए मैडम। हाँ, तो हमें जो अभी तक समझ में आया वो ये कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जिंदगी गुजारने का, वो आपने हमको एक छोटा सा आइडिया उसका दिया है। और दूसरा है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ये भी आपने अच्छा बताया कि अगर हम एक दिन हफ्ते में मोस्टली अनकुक्ड खाएं, या फिर जैसे आपके जो पेशेंट्स हैं वो ये कर रहे हैं कि सुबह खा के चले गए और फिर दिन भर नहीं खाया, या दिन भर आपने फ्रूट्स खाया और फिर शाम को आके बहुत लेट नहीं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और इसीलिए आदमी का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और सारा जो हमारे इर्द गिर्द लाइफस्टाइल है वो इसको सपोर्ट नहीं करता। और इसी वजह से आपका जो वेलनेस सेंटर है, मेरे ख्याल में उसकी वैल्यू इसमें आती है कि आदमी साल में हर 6 महीने पे कम से कम जाके हफ्ता 2 हफ्ता वहाँ कोई वेलनेस सेंटर में रुक के और अपने आप को थोड़ा क्लीनिंग करवा ले, ताकि फिर जिंदगी की जद्दोजहद में अगर आप रहें तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी जो है वो उस तरफ मोड़ करेगी, और फिर हमारे खुद ही ख्यालात बदलने लगेंगे, और हम अपना सिस्टम बदलेंगे। तो इसके पहले कि हम कॉफी और चॉकलेट की तरफ चलें, किसी और को कोई और सवाल अभी तक जो बातचीत हुई उस पे करना है? ठीक है, तो डॉक्टर करीम, आप बताएं कि ये जो आजकल ये बड़ा मेडिकल वर्ल्ड में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉफ़ी के बहुत फायदे बताए जा रहे हैं कि दिन में 1 कप या 2 कप कॉफ़ी पी लो, उससे ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, जबकि बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अभी कुछ साल पहले ही बोलते थे कि कॉफ़ी से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और अब बोल रहे हैं कॉफ़ी और चॉकलेट से सही होगा। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? We are totally against it, coffee, tea, alcohol, and everything. Pan, cigarette. These are narcotics. These are narcotics. How can we use it? Kullu muskirin haram. This is the prophetic word. लेकिन Kullu कोको sakar तो, देने। ये कॉफी बीन तो नेचर में प्रोड्यूस होती है। देखिए उसके टेस्ट क्या है, कॉफी बीन के टेस्ट क्या है? बिटर है। बिटर टेस्ट, खाने के हम्म। लिए नहीं बनाया होगा। क्यों, करेला तो है ना बिटर। करेला, करेला न खाना है, वो खाने के लिए नहीं बनाया है। मगर इंसान बेवकूफ लोग है, इसीलिए वो खाते हैं। वो चौपाया ये खाएगा, एक गाय बकरी करेला खाएगा क्या? पर देखिए, कोको चॉकलेट तो यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो पूरा
और लोगों तो एक चीज नहीं चली है यहाँ, ककाओ सेरेमनी, तो उसमें तो लोग हजारों डॉलर देकर जाते हैं, ककाओ सेरेमनी से हीलिंग कर रहे हैं। मतलब खैर मैं खुद व्हाट चॉकलेट हीलिंग? की बहुत शौकीन हूँ। what healing they get? भाई वो What लोग kind एक of healing? ककाओ सेरेमनीज होती हैं जिसमें कि आप तो गॉड की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर तो यहाँ का वर्ल्ड गॉडलेस है, तो उनको कोई ना कोई सेरेमनी चाहिए होती है, तो वो लोग उसमें, अब मैंने तो कब नहीं अटेंड की है, लेकिन वो ककाओ सेरेमनी कहलाती है, और उसमें मोस्टली औरतें उसमें जा रही हैं, और वो ककाओ बीन्स को उसको इन द प्योरेस्ट फॉर्म एक्चुअली यूज कर रहे हैं, विच मुझे लगता है वो उससे तो बेहतर है कि बहुत जो जंक चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें कुछ उसमें सिंगिंग, डांसिंग, हीलिंग, मेडिटेशन ये सब करते हैं, और उसके बाद फिर सब लोग चॉकलेट पीते हैं, और फिर बहुत देखिए, खुश होके आते हैं। आप मैडम, आप भी इस सेरेमनी में जाइए, मत खाइए, मत पीजिए। आपकी तंदुरुस्ती आपके हाथ में है ना। ये देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, ये सारे कॉफी, चॉकलेट, इसका पब्लिसिटी, प्रोपगेशन सब कम्स फ्रॉम द मेडिकल इंडस्ट्री। दैट इज द बेसिक रीजन। People, 99% are under the control of the medical industry. How can we get rid of it? तो हम जहां तक हो सके समझदार हो बन जाए, और थोड़ा कंट्रोल में रहिए। मेरे ख्याल में हम जो लोग बताते हैं नेचुरोपैथ वाले, इसके 50%, 50% अगर कोई फॉलो करे तो भी उनको मरते दम तक ऐसे कोई सीरियस डिसीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए कि जो अब इस वक्त तो लोगों में डर इतना है, खैर मैं उसमें नहीं अपने आप को काउंट करती हूँ कि मैं खुद ही नहीं जाती डॉक्टर के पास, मैं कोई टेस्ट नहीं कराती हूँ, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, अब जितने लोग यहाँ पर इस वक्त हैं उसमें सिर्फ एक मैं हूँ और मेरे हस्बैंड ने और आप हैं जो कि हम लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ डॉक्टर्स होंगे, अब मुझे नहीं पता कौन इसमें डॉक्टर है, तो वो तो हमें बैन कर देंगे अगर हम उनसे कहेंगे कि आप अपना टेस्टिंग नहीं कराई, क्योंकि यहाँ ये तो अब सबको एजुकेशन इसकी मिली है कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग कराओ, ताकि पहले से पता चल जाए कि तुम्हें क्या होने वाला है, और उसका प्रिवेंशन लेना शुरू कर दो, जिसमें कि हम कैंसर के लिए तो नहीं हमने ये कॉल किए, लेकिन अब तो जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं लोग, उससे आपको बता रहे हैं कि आपके फैमिली में हार्ट डिजीज है और आपके फैमिली में ये होने वाला है, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट अभी से ले लो। ये फैमिली में हार्ट डिजीज के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई जेनेटिक बीमारी है, लेकिन डायबिटीज जेनेटिक, टाइप 2 डायबिटीज को भी जेनेटिक्स बोल देते हैं, हार्ट डिजीज को भी जेनेटिक्स बोल देते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, टेस्टिंग करके बीमारी फाइंड आउट किया तो जल्दी शुरू शुरू में ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, वो बताते हैं ना। वो ट्रीटमेंट किस चीज से, दवाई क्या चीज है? दैट इज ड्रग ना। बीमारी है, मैंने टेस्टिंग कराया और समझा मुझे कैंसर है या शुगर है या बीपी है, हार्ट ब्लॉकेजेस है। किस चीज से ट्रीटमेंट करना बताते हैं ये लोग? ड्रग से। ड्रग से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते? तो हो, एलोपैथी की मेडिसिन आर ड्रग्स। ट्रीटमेंट कैसे करना, बॉडी से करवाना है, वही हम बताते हैं। आप टेस्ट अगर करना है तो करिए, वो अलग बात, मगर टेस्ट करने के बाद क्या होता है, आपका टेंशन बढ़ता, 100% टेंशन बढ़ता। एक होल बॉडी मेडिकल मेडिकल चेकअप, आप 100 लोग जाके होल बॉडी मेडिकल चेकअप करिए, सबों को कुछ न कुछ बीमारी होगी। उधर से लेकर हमारे टेंशन शुरू हो जाएगा, तो हम बीमार भी बने रहेंगे। तो ये बीमार बनाने का एक नया तरीका है। और कम टू दी रेंज, मुजीब भाई ने भी ये पूछा था, बीपी 120/80 नॉर्मल है। ये 120/80 किसने बनाया? जन्नत से निकाला हुआ है क्या? मेडिकल इंडस्ट्री 1995 में बताए थे फास्टिंग ब्लड शुगर 160
तक नॉर्मल है। अब क्या बता रहे बताएं, 100। तो इतने लोगों को ये इन्होंने बीमार बनाने की कोशिश में है। और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL अप टू 300 नॉर्मल था 30 years बिफोर, नाउ इट इज 140। दीज आर द मेडिकल इंडस्ट्री बिजनेस। इसमें बात क्या है, हमारे सोसाइटी के जीनियस नौजवान लड़के लड़कियां 5 साल मॉडर्न मेडिकल साइंस के सिखाने के बाद वो ये मेडिकल इंडस्ट्री के एजेंट बना के रखा है इन लोगों को। ये सोचने को भी तैयार नहीं हो जाएगा। अगर इस मीटिंग में अगर मॉडर्न डॉक्टर है तो हमारी बात को वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके दिल को एक ब्रेन वॉश करके रखा है। मगर मैडम हम क्या करना है, आपको मैं जानता हूं बखूबी आपके मैसेज से, आपके आपको को क्या समझा है इस इंडस्ट्री के बारे में, बीमारी के बारे में, मेडिसिन के बारे में, वो मिनिमम अपने आप पर अप्लाई करिए, अपने फैमिली में अप्लाई करिए, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में, उधर अप्लाई करिए। सारी दुनिया वालों को सुधारना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि यह सब इन 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 डेविल्स के पंजे में फंस गए। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम लोग एजुकेशन ही कर सकते हैं। अदनान के पास कोई क्वेश्चन है, बोलिए। यस, थैंक यू। आपने ये बहुत सही बात कही। हमको सारी कायनात के इंसर्जेंट्स के बारे में हमको नहीं फिक्र करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाया हमको, अपने एक परिवार है, एक फैमिली है। फैमिली से ये बातचीत शुरू होना चाहिए कि हमको ऐसे दवा खाना चाहिए या ऐसे दवा नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना खाना चाहिए, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। वो अगर एक फैमिली में ये हम कामयाब हो गए करने में, फिर दूसरी फैमिली देखेगी कि अच्छा आप में क्या फ़र्क है थोड़ा सा, तो हो सकता है वो एक जो फ्रेंड की फैमिली हो वो भी शुरू करें ऐसे, और फिर थोड़ा थोड़ा ओके ओके। धीमे धीमे। मगर अगर हम पहले कहें नहीं अब हम अपने परिवार के बारे में कोई नहीं सुरक्षा करेंगे और सारी कायनात के बारे में आप हमारे ज्ञान को फॉलो करो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो वर्क नहीं करेगा। राइट? सही सही वो अपने सही। घर से शुरू करो, 100%। फिर बाद में इन्फ्लुएंस होता हाँ, रहेगा। सही बात। आहिस्ता आहिस्ता हम हमें देख के वो लोग हमारे पहलू में आ जाएंगे वो लोग, आहिस्ता तो आहिस्ता। ये वी बताइए शुड बी द डॉक्टर। रोल मॉडल। जी डॉक्टर करीम, तो ये बताइए, जो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी दवाएं ले रहे होते हैं कुछ तो, राइट, जिनका बहुत ज़्यादा दवाओं पे होते हैं, तो जब वो आपके सेंटर में आते हैं तो उनका आप कैसे शुरू करते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं फिर? हाँ, मैं समझता हूँ मैडम कुछ दिनों के बाद हमारे पास आने वाली है। तो इस सवाल का जवाब किधर मिलेंगे आपको? और मुजीब अख्तर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस भी आपने सुने होंगे इससे पहले। 3-4 मर्तबा डेली इंसुलिन लेने वाले, विद इन डेज, फ्यू वीक्स, total avoided already, and without any concern, without any medicine, ये लोग वापस जाते हैं। They should have to follow our dietary guidelines only. That is thing। हमें बड़े सेटिस्फाइड हूं मैं, 100% सेटिस्फाइड हूँ। हमारे पास आने वालों को बाद में न टेंशन है, न दवाई है, न टेस्टान है, न डॉक्टर्स के कांटेक्ट है, और बीमारी भी नहीं। तो आई थिंक ये मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, मैं तो ऑलरेडी इस रोड पर बहुत सालों से हूँ, दवाओं से मैं क्योंकि मैंने काम ही किया फार्मास्यूटिकल कंपनी में और खुद समझ लिया कि ये सब स्कैम चल रहा है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कोई दवा लेती भी नहीं हूँ। लेकिन हम किसी को जो जिससे किसी को अभी इस वक्त हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और वो दवाएं ले रहे हैं, उनको हम आपके ट्रीटमेंट तक लाने से पहले हमें कुछ तो बताना पड़ेगा कि वो इस बारे में सोचें भी, क्योंकि अभी तो कुछ लोगों के लिए ये कॉम्प्रिहेंड ही करना मुश्किल है कि बिना दवा के वो जी भी सकते हैं, वो बिना खाने के जी सकते हैं, लेकिन बिना दवा के लोग सोचते हैं नहीं जी कि सकते। नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। सही हम्म। है। एग्जैक्टली। मैं तो एक चीज जी डॉक्टर बोलिए। साहब, एक एक ये इसमें
हारून ने बताया कि ही इज ऑलरेडी ऑन इंसुलिन। तो तो अब बिफोर ही कैन मेक आउट कोई इस तरीके से अपना स्केड्यूल बनाए या कि वो उनके नेचुरोपैथी क्लिनिक में जाए, तो इंस्टेंट उनके पास क्या करना है, उनको कोई डाइट प्लान फॉलो करना है कि वो धीरे धीरे उससे थोड़ा सा उसमें नेचुरोपैथी में उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ताकि फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में वो सोचें और वो ये कॉन्फिडेंस उनमें ये आए कि भाई मैं इस दवा के बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ और मेरी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल हो सकती है। मैं इससे पहले कि डॉक्टर करीम जवाब दें, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि जो भी इंसान इस वक्त इंसुलिन ले रहा है या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है और वो इरादा कर रहा है कि उसको दवा से छुटकारा मिलना है, तो पहले उसको अपने डॉक्टर से कहना पड़ेगा कि मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूं और डॉक्टर की हेल्प के बगैर वो इंसुलिन कम कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट थी जो कि इंसुलिन लेती थी। जब उन्होंने मेरी कोचिंग शुरू की, मुझे उस टाइम ये अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर जो है कॉन्स्टेंटली उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो एक दिन फेंट हो गई। तो जब वो उन्होंने, मुझे तो बाद में पता चला, वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा आप क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा कि हम ये हेल्थ कोचिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हमने अपनी डाइट बदल दी है, हमने एक्सरसाइज कर ली। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इससे तो आपकी ब्लड शुगर बहुत कम हो रही है। अब आप ऐसा करिए कि वो छोड़िए वो सारा, और आप कोक, भूल डाइट गई। कोक पीजिए आप, ताकि आपकी ब्लड शुगर उस लेवल पर आए जिससे बड़ा। कि मेरी दवा, वो दवा नहीं चेंज कर रही थी। तो अगर डॉक्टर हम्म। आपकी दवा को रिड्यूस कंसिस्टेंटली नहीं करेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस डाइट के ऊपर आ ही नहीं सकता। तो यू हैव टू फाइंड अ डॉक्टर हु इज विलिंग टू वर्क विद यू, कि अच्छा ओके आप लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, ओके आई विल मॉनिटर, थोड़ी सी दवा हम आपकी इस वक्त अब कम कर देते हैं लुकिंग एट योर ब्लड शुगर। तो जी, अदनान से भी पूछ लें, अदनान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर डॉक्टर करीम आप एक फाइनल जवाब दीजिएगा। हाँ, इसी थैंक यू, इसी में वो टॉपिक क्या कहते हैं, थीम है। आपने ये कहा कि हम दवा रोक देते हैं। हम एक तो हम अभी तक अल्लाह शुक्र कोई दवा नहीं लेते हैं, मगर ये है कि आपने ये कहा कि लोग आते हैं आपके यहाँ और फिर डाइटरी, अगर वो आपको डाइटरी नुस्खा फॉलो करें तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो लोग कुछ ये कहते हैं कि बहुत भाई वो डाइट, हो सकता है कहते हैं कि वो डाइट प्लान जो है या डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो भी है वो बहुत मुश्किल है फॉलो करने के लिए, और हमको इजियर है कि हम दवा खा लें। उसके बारे में आप क्या, वो भी आप थोड़ा बात कर लें, लाइक मुजीब हुसैन कि वो अपने मोहम्मद हारून भाई के पास जो है उनको उनको इंकरेजमेंट कैसे मिलेगा और कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगी कि हम डाइटरी प्लान को दवा को रिप्लेस करें डाइटरी प्लान के साथ। थैंक यू। ठीक है। और हारून फिर आप भी पूछ लें ताकि डॉक्टर करीम एक टोटल समरी का नहीं, सवाल मेरा है। सवाल डॉक्टर जी। से नहीं था। मैं तो जो आपने बात की है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उनकी दवाई रिड्यूस हो या मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तो आई थिंक इन दिल्ली नो डॉक्टर विल सजेस्ट दिस थिंग। प्रॉब्लम तो यहीं पे शुरू होती है ना, जब डॉक्टर आपकी दवाई नहीं कम करेगा तो फिर आप डाइटरी प्लान करने से आपको फायदा क्या होगा? क्योंकि डाइटरी प्लान आप करेंगे और आप दवा भी साथ में ले रहे होंगे, तो आपका ब्लड शुगर तो बिलो डिजायर्ड चला जाएगा। नहीं, मैं उसमें उसमें मैं एक सजेशन ये दे सकता हूँ, मतलब जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं डाइटरी प्लान का थोड़ा सा इस तरफ मेरा झुकाव हो रहा है और मैं पिछले लगभग 15-20 दिन से मैंने अपनी डाइट भी चेंज की है। लेकिन आप अगर इंसुलिन कम नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ नहीं, तो सकती है। उसमें इशू ये है ना कि इनिशियल स्टेज में जाकर के जो अभी सपोज मेरी ब्लड शुगर सपोज 200 प्लस है, हम्म। तो डॉक्टर विल नॉट सजेस्ट कि आप अभी अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो कम करें, उसकी डोसेज रिड्यूस करें। तो मेरा अपना सजेशन ये है कि वी शुड स्टार्ट दिस थिंग विद डॉक्टर करीम हम्म। और व्हाट ही सेज, और उसके बाद में विद इन 1 वीक और 10 डेज और 15 डेज जब ये शुगर थोड़ी रिड्यूस होने लगे, तो वी शुड कंसल्ट अवर डॉक्टर कि वो उससे रिड्यूस कर लें। हाँ, क्या अगर डॉक्टर हेल्प आपको करें तो नेचुरोपैथ और एलोपैथ मिलके एक टीम बने, वो
फिर भी काम कर सकता है। क्यों डॉक्टर करीम, अब आप बोले, अभी तक आपने ये सारे बातचीत सुनी, अब आप अपना फाइनल वर्डिक्ट दें। मॉडर्न डॉक्टर्स कभी अल्टरनेटिव डॉक्टर्स के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो ये बात छोड़िए। और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट जो कोई लेना चाहते हैं तो एक हॉस्पिटल में, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में एडमिशन लेना कंपलसरी है। नहीं तो उनके घर वाले उनको ये दवाई बंद करने को नहीं देंगे। उनके दोस्त अहबाब इनके खिलाफ बात करते रहेंगे। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, डेली 1 आवर हमारी लैंग्वेज मलयालम में और 1 आवर हिंदी इंग्लिश में उर्दू में लेक्चर 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 सिखाते हैं लोगों को। तो ही कॉन्फिडेंट बन जाएंगे वो लोग। यही करना है। सीधा जाके डाइट चेंज करो, घर में इंसुलिन भी कम करो, ऐसा कभी नहीं कहना है। माइंड को हमारा सपोर्ट ही रखना है। बात नहीं तो उनको भटक भटक जाएंगे, वो भड़काने वाले भी रहेंगे। नहीं, इसी आप सही कंपल्सरी है कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं जो कोचिंग की जरूरत, इसलिए जैसे कि मैं कहती हूँ, कोई भी एथलीट आज तक ओलंपिक्स तक नहीं पहुंच पाया बिना कोच के। सचिन तेंदुलकर अभी भी अगर ग्राउंड पे जाते हैं तो कोच को लेकर जाते हैं। तो अच्छा। तो सही। एग्जैक्टली, और कोच ने उनके बोला है कि अभी भी सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड पर आते हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो पहले दिन अपने क्लास में बैठे हों क्रिकेट की। तो एक होता है विलिंगनेस, आदमी में होनी चाहिए कि मुझको सीखना है। और फिर सही। उसके बाद आपके पास एक नॉलेजेबल कम सपोर्टिव कोच और या नेचुरोपैथिक डॉक्टर हो। तो हम भी खुद इस साल डॉक्टर करीम के हॉस्पिटल जा रहे हैं, 2 हफ्ते वहां पर हम गुजारेंगे, क्योंकि हमारा तो प्रिवेंशन प्लान यही है। लास्ट ईयर भी हम गए थे, तो हमने एक आयुर्वेदिक सेंटर पे कुछ टाइम गुजारा था। और इस साल से अब हम डॉक्टर करीम के सेंटर पर जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है सब लोगों से, जो भी सोच रहे हैं कि उनको दवा से छुटकारा मिलना चाहिए, तो आप लोग कोई ना कोई कोचिंग, कोई ना कोई नेचुरोपैथी सेंटर, उससे आप जुड़ें। तब आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नहीं तो जो अगर कोई लंगड़ा है और अभी तक वो व्हील चेयर पे चल रहा है, एकदम से आप उसको नहीं कह सकते कि अब दौड़ने लगो। सही। सही। सही है। ओके मैडम। ठीक नो है भाई, वी थैंक यू कैन। सो मच आज ओके। के लिए ऑल द बेस्ट। एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। और आप लोगों को कुछ सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और हम आपको डॉक्टर करीम से कनेक्ट करवा देंगे। थैंक Thank यू you, doctor. एवरीवन। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।